मॉर्निंग। आज हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और यह जो सब्जेक्ट है वो समझने के लिए कुछ रटना जरूरी है। रटना क्या है आपको? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं कम से कम 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, इस तरीके से बहुत सारे करीब हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में कुल 92 एलिमेंट पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 92 एलिमेंट। उसमें से हमको केमिस्ट्री को समझने के लिए 1 से लेकर के 30 तक जो एलिमेंट है उसके बारे में परमाणु संख्या, उसका नाम, उसका द्रव्यमान और उसका संकेत, ये 4 चीज हम लोग को कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री आपको बहुत आसान लगने वाला है। तो खैर वो सब चीज आप लोग के लिए मैं एक अलग से वीडियो दूंगा बेसिक केमिस्ट्री के लिए। फिलहाल हम लोग अभी क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोग कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, हम लोग को ये 10th क्लास का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको नोट्स का सारा चीज मिल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आपको नोट्स इस वीडियो में मैं हर टॉपिक का एक डिफिनीशन लिखाते चलूंगा। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और नोट्स बना लें। तो हम लोग पहला डिफिनीशन पढ़े हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोग कर भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए कि हाइड्रोजन है और यह है आपका ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया? जल बनाता है। क्या बनाता है? जल। ये आपका क्या है? वाटर है, जल है। तो इस डिफिनीशन का हम इस एग्जांपल में एक बात कहना चाहेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो एक ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जो है वो भी ज्वलनशील है, ये भी जलने में सहायता करता है, ये भी जलने में सहायता करता है। लेकिन इन दोनों से बना कंपाउंड जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना कंपाउंड जल क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। तो कह रहे हैं कि इसका गुण जलने वाला गैस है, लेकिन इससे बना कंपाउंड जल क्या कर दिया? आग को बुझाने का काम कर दिया। ये आग को जलाने का काम करेगा तो ये आग को बुझाने का काम करेगा। तो ये दोनों से इसका गुण क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में 2 टर्म आते हैं। एक आता है आपका अभिकारक, इसी का नाम एक और कहीं कहीं आप लोग प्रतिकारक भी देखते होंगे। और एक टर्म आता है प्रतिफल या उत्पाद। बहुत सारे चीज आपको मिलेंगे इस तरीके से, एक ही वर्ड के बहुत सारे नाम होते हैं। तो हम लोग इसमें 2 टर्म पढ़ेंगे, अभिकारक के बारे में और प्रतिफल के बारे में। तो
सबसे पहले हम लोग अभिकारक के बारे में जानते हैं। अभिकारक तो लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है। और इसी का दूसरा नोट्स लिखेंगे प्रतिफल का। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। क्या कहलाता है बनने वाला पदार्थ? तो प्रतिफल कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग, एक टर्म, इसी का एक और डिफिनेशन। जैसे एक एग्जांपल इस पे ले लेते हैं पहले। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लिए थे। H2 प्लस O2 मिलके बना आपका H2O। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कौन है? अभिक्रिया हो रहा है, पूरा अभिक्रिया हो रहा है। इसमें भाग लेने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये आपका हो गया अभिकारक। क्या हो गया ये? अभिकारक। ठीक है। और ये जो पदार्थ बना ये हो गया आपका प्रतिफल या उत्पाद। क्या हो गया ये? प्रतिफल या उत्पाद। तो एक डिफिनीशन और पढ़ सकते हैं हम लोग की नोट में। रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के, ये तीर चिन्ह है ना? तो रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के बाईं ओर वाला पदार्थ अभिकारक कहलाएगा, और रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के दाईं ओर, ये बायां है और ये आपका क्या है? दायां। अब इधर से घूमे तो क्या है मेरा? दायां है और ये बायां है। तो रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के दाईं ओर वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के बाईं ओर वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं या प्रतिकारक कहलाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी। रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने के लिए उसका डिफिनीशन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। अब एक चीज और पढ़ेंगे, हमारे दैनिक जीवन में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे श्वसन हो गया, श्वसन भी एक प्रकार की श्वसन रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 निकालते हैं। तो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं ऑक्सीजन और निकाल रहे हैं CO2 श्वसन के माध्यम से। लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे दैनिक जीवन में होता है। दही का जमना भी रासायनिक अभिक्रिया है। और आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, है ना? रासायनिक परिवर्तन तो जो अपनी अवस्था को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता है, एक बार जो परिवर्तन हो गया वो दोबारा अपने रूप में वापस नहीं आ सकता है, वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और जो आसानी से भौतिक क्रियाओं को दोबारा अपने रूप में दोबारा वापस आ जाए वो होता है आपका भौतिक परिवर्तन। तो अभिकारक और प्रतिफल के बारे में जान गए। रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। कितना आसान लगा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण पढ़ लिया चैप्टर में? नहीं, रासायनिक समीकरण को बहुत ज्यादा अभी यहाँ पे हम लोग को डील करना है। तो फिलहाल अभी रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों में व्यक्त करने की प्रक्रिया, रासायनिक समीकरण
कहलाती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक नोट लिखेंगे यहां पर, रासायनिक समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाते हैं उसको, उसके बारे में यहां पे देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई गैस पदार्थ है, रासायनिक समीकरण में लिख रहा हो गैस पदार्थ है, तो गैस के लिए हम लोग G से डिनोट करेंगे। अगर वह लिक्विड है, गैस है तो G, अगर द्रव है तो L, और अगर ठोस है तो S, और अगर जलीय विलयन है तो AQ। इस तरीके से हम लोग नोटेशन देते हैं रासायनिक समीकरण के जो भौतिक अवस्था जो होता है उसके बारे में, इस तरीके से नोटेशन देते हैं। इसको लिखिएगा सब लोग। हो गया? मिटाते हैं रासायनिक समीकरण। इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इस पे एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग पहले पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कुछ और लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया आपका? CO2 गैस। तो ये जो संकेत के रूप में जो हम दर्शाए हैं, यही क्या है? आपका रासायनिक समीकरण है। यही क्या है? रासायनिक समीकरण है। उसके बाद रासायनिक समीकरण में हम लोग एक चीज देख लिए, एक हल्का सा नोट लिखिएगा। रासायनिक समीकरण को दो भागों में, रासायनिक समीकरण को दो भागों या दो विधि के द्वारा लिखा जाता है। पहला है आपका शब्द समीकरण, और दूसरा है संकेत या सूत्र समीकरण। तो जनरली जो वैज्ञानिक लोग जो हैं या जो स्टैंडर्ड लेवल पे जो एजुकेशन होता है उसमें संकेत और सूत्र समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही खुद सवाल भी कर रहे हैं, खुद आंसर भी बता रहे हैं। क्योंकि शब्द जो है यह क्या है? एक लैंग्वेज के आधार पर डिपेंड करता है शब्द, और ये जो शब्द है ये हर देश का अलग अलग होता है। मान लीजिए कि हमारे भारत में कहीं हिंदी बोला जा रहा है, हिंदी लिखा जा रहा है, कहीं पे मलयालम लिखे जाते हैं, कहीं पे कुछ और लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज है ना। तो लैंग्वेज समीकरण जो होता है वो हर जगह बदलता है, लेकिन संकेत जो है वो स्टैंडर्ड लेवल पे मेंटेन किया गया है। बहुत सारे वैज्ञानिक ने मिल करके संकेत दिया है सारे एलिमेंट का। और संकेत किसके रूप में आधारित होता है? तो अंग्रेजी का प्रथम या द्वितीय अक्षर या तो लैटिन वर्ड का अक्षर। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पोटेशियम, जो कि 9th क्लास में पढ़े थे। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19। कितना होता है? 19 होता है। तो पोटेशियम का लेकिन इसका संकेत क्या होता है? के। यहाँ तो शुरू हो रहा है P से, लेकिन संकेत क्या है? के। उसके इसलिए क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या है? इसका लैटिन नाम हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके दीजिए, मैं उसको बताऊंगा कि आप उनमें से कितने बच्चों का सही है। पोटेशियम का लैटिन नाम लिखिएगा
सोडियम का लैटिन नाम लिखिएगा, ठीक है। आयरन का लैटिन नाम लिखिएगा, तो शब्द समीकरण और संकेत या सूत्र समीकरण। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोजन और लिया ऑक्सीजन, मिल करके क्या बना है H2O। तो रासायनिक समीकरण जब लिख रहे हैं तो इसकी भौतिक अवस्था की जानकारी देना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन किस रूप में पाया जाता है, गैस रूप में, तो गैस के लिए हमने संकेत दिया G। ऑक्सीजन किस रूप में पाया जाता है G, और ये यानी रासायनिक समीकरण को यदि हम लोग देखेंगे तो बता देंगे कि इसमें कौन सा पदार्थ किस अवस्था में है। हाइड्रोजन किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में, और जल किस में है, लिक्विड अवस्था में। अब हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम को लिए, ऑक्सीजन को लिए, मिल करके क्या बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम D1 वाला एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा। तो मैग्नीशियम किस फेज में मिलता है, सॉलिड फेज में, ये आपका गैस फेज में, और ये मिलेगा आपका सॉलिड। तो रिएक्शन को देख करके पता चल जाएगा कि कौन पदार्थ किस अवस्था में है, ठीक है। अब हम लोग एक नोट लिखेंगे, नोट लिखिएगा। क्या देखते हैं, नोट लिखिएगा। अभिकारक और प्रतिफल के आधार पे जब अभिकारक की संख्या 1 से अधिक हो, जब अभिकारक की संख्या 1 से अधिक हो तो हम उनके बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे, ठीक है। जब अभिकारक की संख्या, जैसे अभिकारक इसमें कितना है, 2 अभिकारक है, तो दोनों के बीच में हमने क्या साइन दिया, प्लस का साइन दिया, ठीक है। इसी प्रकार से इसको लिख लीजिएगा, लिखिए। इसी प्रकार से यदि प्रतिफल की संख्या, जब प्रतिफल की संख्या 1 से अधिक हो तो हम उसके बीच में भी किसका चिन्ह देंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे, ठीक है। तो अभिकारक या प्रतिफल की संख्या 1 से अधिक हो तो उसके बीच में हम किसका साइन देते हैं, प्लस का साइन देते हैं। अब आते हैं रासायनिक समीकरण को हम लोग को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, ठीक है। तो 9th क्लास में एक टर्म आया था, 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पदार्थ की अनस्वरता का नियम, पदार्थ का अनस्वरता का नियम। हाँ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, टॉपिक बनाइएगा। पहले लिखिएगा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में बोलता बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा पढ़िएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित को कंकाली ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंकाली। कहीं की तरफ कंकाली रासायनिक समीकरण मिला होगा तो वो ही असंतुलित का एग्जाम्पल होगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में डेफिनेशन लिखिएगा, लिखिए जब रासायनिक समीकरण में
तीर चिन्ह के दोनों ओर, जब रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो, समान मतलब बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जांपल लिखिएगा C+O2, CO2, C+O2 क्या हुआ? CO2। अब देखिए यहाँ पे इसमें अभिकारक में अभिकारक और इधर क्या है आपका? प्रतिफल। अभिकारक में कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है ना? प्रतिफल में कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो ये कैसा रासायनिक समीकरण हो गया? संतुलित। कैसा हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण का ये उदाहरण। ठीक है। दूसरा लिखिएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा क्या लिखिएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। इसमें लिखिएगा जब रासायनिक समीकरण में दो तीर चिन्ह के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसा कहते हैं उसे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जांपल लिखिएगा H2+O2 H2O। इसमें देखिएगा अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है। प्रतिफल में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो ये कैसा इक्वेशन हो गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, है ना? क्योंकि दोनों ओर परमाणु की संख्या समान नहीं है। तो अब एक टर्म आएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। एक टॉपिक बनाइएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ध्यान रखिएगा पदार्थ के अनस्वरता के नियम। अनस्वरता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो जब ये डिफिनीशन है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें ना ही कोई पदार्थ बनता है और ना ही कोई पदार्थ खत्म होता है, नष्ट होता है। तो यहाँ पे जो हमने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके बना दिया था H2O, इसमें ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 हो गया। तो जब हमने ये ऊपर के डिफिनीशन के अनुसार जब इसको देखेंगे तो ये डिफिनीशन गलत साबित हो जाएगा। जबकि पदार्थ के अनुसार को जो भारी साहब ने दिया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें नया पदार्थ नहीं बनता, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नया पदार्थ तो बनता है लेकिन कोई नया पदार्थ का निर्माण और विनाश नहीं होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पदार्थ के द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है। तो
इसी के आधार पर हम लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है इस नोट्स के कारण, पदार्थ के अनवसरता के नियम के कारण। लिखते चलिएगा सब कुछ, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा अगर आपको लिखने में दिक्कत होगी तो। अब आते हैं कुछ बैलेंस्ड इक्वेशन के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, संतुलित करने के लिए। देखिए संतुलित करने का कोई नियम नहीं होता है, कोई सूत्र नहीं होता है, इसमें बस हल्का सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बस संतुलित हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं, आयरन प्लस वाटर मिल करके बनाया आपका Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, तत्व, अभिकारक और प्रतिफल। ठीक है, इस तरीके से चार्ट अपना तरीका है, आप लोग कोई तरीका अपना करके बैलेंस कर सकते हो। तत्व इसमें कितने हैं, 3 तत्व में 3। कौन कौन, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अभिकारक में कितना आयरन है, 1, और प्रतिफल में कितना आयरन है, 3। हाइड्रोजन कितना है अभिकारक में, 2, इधर भी कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, 1, और इधर ऑक्सीजन है 4। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग इसको क्या कर लेंगे कि इस तरीके से ये कर, बैलेंस करने में जितने भी कोएफिशिएंट का इस्तेमाल होगा, 1 2 3 4 जो भी अंक का इस्तेमाल होगा, वो अंक आपके इसकी आगे लिखाएगा, यहाँ पर नीचे में नहीं लिखाएगा। आप आगे में जोड़ सकते हो क्योंकि ये तो ब्रैकेट के अंदर बंद हो चुका है। ठीक है, तो जो भी मल्टीप्लाई होगा वो आगे में मल्टीप्लाई होगा, नीचे और बीच में मल्टीप्लाई नहीं होगा। जो भी मल्टीप्लाई करना है आपको आगे में मल्टीप्लाई करना है, बीच में जगह नहीं है। अब देखिए तत्व आयरन यहाँ देख रहे हैं 1 और यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ पे, उसके बाद हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, वहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 4, तो ऑक्सीजन 4 है और इसमें ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख सकते हैं। हाँ, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 गुना 1, 4। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 गुना 2 8, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी हमको कितना लिखना पड़ेगा 4। यानी यहाँ लिखेंगे पहले ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 1 गुना 4 बराबर 4, और हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 था हाइड्रोजन, तो 2 में भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 8 हो गया, है ना। यहाँ आयरन कितना है 1, तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने दे दिया 3। अब इसका जो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखाएगा 3Fe प्लस 4H2O goes to Fe3O4 प्लस 4H2। हाइड्रोजन एक गैस है, तो गैस की उत्पत्ति की जानकारी तीर के ऊपर करके दर्शाते। ये जो है आयरन किस फेज में है, सॉलिड फेज में। चलो एक स्टेप और इसको लिखते हैं। ये तो एक स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप इसको जो एकदम सही तरीके से लिखने का है वो 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, कोई परेशानी? ये हुआ आपका सही तरीका लिखने का। हाँ, हो गया। अब आते हैं आगे। अगर इसको वीडियो को आपको नोट्स बनाना है तो पॉज कर करके नोट्स बनाते चलिए। और ये जो 10th क्लास का पहला चैप्टर जो ये जो नोट्स तैयार होगा आपका बहुत ही अच्छा और
पढ़ने में आसान नोट्स होगा। इसकी सहायता से आप लोग फर्स्ट चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल बना सकते हो। ठीक है। संतुलित करने का नियम जो है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण संतुलित किया जाता है। किस नियम के कारण संतुलित किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण। अब आगे आते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में जान लिए। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया। टॉपिक बनाइएगा आप लोग, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन लिखिएगा। जब बोल देते हैं, जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है। एक पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करता है संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है? वो संयोजन अभिक्रिया। मान लिया है कि ए कोई पदार्थ है और बी कोई पदार्थ है, मिलकर के बनाया सी, तो ये कैसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया? संयोजन अभिक्रिया का। सी जो है वो सॉलिड फेज में है, प्लस ऑक्सीजन हो गया गैस फेज में, मिलकर के बनाया CO2 गैस। ये कैसा अभिक्रिया हो गया? संयोजन अभिक्रिया। हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, मिलकर के बनाया H2O। ये कैसा है? लिक्विड है। ये भी कैसा हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया का। अब आते हैं वियोजन। दूसरा पदार्थ पढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के टूटने से, तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, जिसमें एक बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कब? तो जब एक बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक छोटे यौगिक का निर्माण हो। एग्जाम्पल इसका मान लीजिए कि ए पदार्थ है, इसको हमने गर्म किया या कुछ भी अलग अलग पदार्थ से, तो ये दो पदार्थों में टूटा, बी और सी में, तो ये कैसा अभिक्रिया हो गया? वियोजन अभिक्रिया। मान लीजिए कि H2O को लिए, H2O किस रूप में? लिक्विड रूप में। इसको जब हमने किया तो H2 और O2 के रूप में टूटा, तो ये कैसा अभिक्रिया हो गया? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। उष्मीय वियोजन,
वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक को गर्म करने से, सिर्फ गर्म करने से ही वो टूट जाए, वो क्या हो गया, ऊष्मीय। वैद्युत में क्या होता है कि यौगिक को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वैद्युत अपघटन करा करके, यानी वैद्युत के द्वारा जब उसे अपघटन किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को ही अपघटन भी कहते हैं, वियोजन को ही अपघटन भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसका 3 प्रकार, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। कुछ भी सवाल हो किसी भी प्रकार का केमिस्ट्री से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल होगा मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और जो बेसिक केमिस्ट्री है, मैं उसका वीडियो फिर अगले वीडियो में बेसिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ आपके लिए डालूंगा, जिसमें हम लोग रेडिकल्स का पूरा सूत्र और उसका सिंबल और उसका वैलेंसी, ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे कि रेडिकल्स को याद करने से कैसे आप कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया लिखिएगा यहाँ पे नीचे में। वियोजन अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया। पहला ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा पढ़िएगा वैद्युत अपघटन। क्या है, वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। और तीसरा पढ़िएगा प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है। पहला पढ़ते हैं हम लोग ऊष्मीय वियोजन के बारे में। बेटा है ऊष्मीय वियोजन, है ना। तो उसमें लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वियोजन ऊष्मा के द्वारा कराया जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वियोजन ऊष्मा के द्वारा कराया जाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम लोग हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो यह जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड किस रूप में रहेगा, सॉलिड रूप में, और ये रहेगा गैसीय। तो ये कैसा अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया। यानी वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को या जब किसी पदार्थ को हीट करेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम किसी पदार्थ को गर्म करने से या ऊष्मा देने से वो टूट जाता है, तो वो कैसी अपघटन कहलाता है, ऊष्मीय। दूसरा लिखिएगा वैद्युत अपघटन। एग्जाम्पल सबके नीचे लिखते चलिए। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसमें लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसको बैलेंस कर लो। ये 2 टाइप्स का रिएक्शन पढ़ लिए, वियोजन अभिक्रिया का, ऊष्मीय वियोजन और वैद्युत अपघटन या
प्रारूप वियोजन। ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ये सारा एग्जाम्पल के साथ लिखते चलिएगा, डिफिनीशन हम बोल ही दे रहे हैं। अगला लिखिएगा प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में कोई यौगिक, प्रकाश की उपस्थिति में कोई यौगिक टूटता है, प्रकाश की उपस्थिति में कोई यौगिक टूटता है, उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, ये हो गया, लिख लीजिएगा। इसके बाद एक नोट लिखना, एक नोट प्रकाशीय वियोजन से रिलेटेड है। इस अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। श्याम श्वेत का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होता था उसमें प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता था। तो ये तो था चैप्टर 1 का संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। अभी भी बहुत सारी अभिक्रियाएं बची हुई है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आगे की जो अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, उसकी जानकारी लेने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज जो है बेसिक बता देंगे। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी, तीसरा है आपका, पहले देख लीजिएगा विस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में हल्का सा देख लो। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक जितना पढ़े हम लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या क्या पढ़े हैं, तो वो अगले क्लास में मैं पूछूंगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कैसा लगा आज का पढ़ाई, और आशा करता हूँ कि आप लोग इस महामारी में, कोरोना जैसी महामारी में घर में होंगे, सुरक्षित रहें, घर में रहें, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश की जो अभी जो स्थिति है, अभी 40,263 या समथिंग केस हो चुके हैं, मरने वालों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, अन्य देशों के मुकाबले कम है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आगे की ओर शेयर करते रहें, ताकि और भी अधिक लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10वीं की अच्छी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।